Hello everyone, I am Himanshu Bhatti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 science chapter 4 heat. So without wasting any more time, let's start our video. So these are the topics that will be covered: introduction of heat, temperature and thermometer, activities, medium of heat. So let's start. Heat is a form of energy which makes the substance hot. यानी कि जो गर्मी होता है वो किसी एक एनर्जी होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करता है। इन विंटर, ठंडी के समय, इट इज़ आवर कॉमन एक्सपीरियंस डेट वी फील कोल्ड इनसाइड द हाउस एंड इफ़ वी केम आउट इन फ्रंट ऑफ सन रेज देन वी फील वार्म। तो ये कॉमन सा एक्सपीरियंस है जो कि ठंडी के टाइम पे हम फील करते हैं। घर में रहने पे हमें ठंडा फील होता है और बाहर आने पे हमें गर्मी लगता है सनरेज के सामने आने पे, सनरेज यानी धूप में। नाउ इफ़ वी नो डैट हाउ डू वी फील दिस सेंसेशन ऑफ वार्म एंड कोल्ड। तो अब हम ये अगर जाने कि ये क्या जो मामला है गर्म और ठंड होने का, देन व्हाट विल बी आवर। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि ये जो मामला है ठंडा और गर्म होने का क्यों हो रहा है, तो हमारा जवाब क्या होगा? थिंक, सोचिए। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर टू सच क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम उसी तरीके के क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। हॉट एंड कोल्ड, ठंडा और गर्म। इन आवर डेली रूटीन, हम अपने रोज रोज़ की ज़िंदगी में वी कैम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम रोज़ रोज़ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। आउट ऑफ विच सम आर हॉट वाइल अदर ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड, जिसमें से कुछ गर्म होते हैं कुछ ठंडे होते हैं। Example, when a frying pan kept on a burning gas stove becomes hot but the handle of pan is cold। यानी कि जब हम फ्राइंग पैन को गैस पे, जलते हुए गैस पे रखेंगे, गैस जला के, तो उसका जो पैन है, तवा जो है, वो गर्म हो जाएगा लेकिन उसका हैंडल ठंडा ही रहेगा। इवन अमोंग द हॉट ऑब्जेक्ट्स सम ऑब्जेक्ट्स मे बी हॉटर देन द अदर। तो ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि गर्म चीज़ों से ज़्यादा गर्म होते हैं, मतलब गर्म कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा गर्म होंगे। इन द सेम मैनर, इसी मैनर में, अमोंग द कोल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब इसी तरीके से होता है कोल्ड ऑब्जेक्ट्स में भी। सम ऑब्जेक्ट्स में बी कोल्डर देन अदर, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स दूसरे से ज़्यादा ठंडे होते हैं। सो इफ़ आई आस्क यू हाउ you decide the relative of hotness or coldness of object, then your answer will be by simply touching the object। अगर हम आपसे पूछें कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर आपको हॉटनेस और कोल्डनेस बताना है, तो उसको आप कैसे जांचेंगे? तो आपका आंसर होगा सिंपली उसको टच करके। बट आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट एनफ इन टेलिंग अस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ रियली हॉट और कोल्ड। तो बस छूने से हम ये नहीं बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्टिविटी। अब हम एक सिंपल सी एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि टच करने से हम नहीं बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म। अब आगे है वही एक्टिविटी। सबसे पहले टेम्परेचर और थर्मामीटर के बारे में। टेम्परेचर एंड थर्मामीटर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब गर्म, किसी ऑब्जेक्ट का गर्म होना या ठंडा होना, उसी को हम तापमान कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन ओनली प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स द ऑब्जेक्ट इज हॉट एंड विच वन इज कोल्ड। मतलब जो टेम्परेचर होता है वो सिंपली इंडिकेट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी का कि वो गर्म है। उसका गर्म, किसी भी ऑब्जेक्ट का गर्म या ठंडा होना एक प्रॉपर्टी होता है उसका। तो वही बताता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का वही काम होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म या ठंडा, वो बताएगा टेम्परेचर। A high temperature of body indicates that it is a very hot, whereas low temperature of the object indicates that it is quite cold। मतलब जो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर हाई है तो ये बता रहा है कि वो ऑब्जेक्ट गर्म है,
अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लो बता रहा है मतलब कम, तो ये समझिए कि वो ठंडा है। एग्जाम्पल के लिए द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज़ क्वाइट हाई, मतलब अगर पानी उबल रहा है तो उसका टेम्परेचर हाई होगा। सो बॉइलिंग वाटर अपीयर्स टू बी हॉट, टू बी वेरी हॉट। तो इससे क्या इससे हम ये समझेंगे कि जो पानी उबल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ऑन दी अदर साइड, दूसरी ओर, द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस इज़ क्वाइट लो, यानी कि अगर बर्फ़ पिघल रहा है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि सो आइस अपीयर्स टू बी वेरी कोल्ड ऑन टच। इससे हम ये समझेंगे कि जो आइस होगा उसको टच करने पे हमें ठंडा फील होगा। इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर। और जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको थर्मामीटर कहा जाता है। विच हैज़ ए स्केल मार्क्ड ऑन इट, जिसके पास एक स्केल होता है जो कि थर्मामीटर पे ही मार्क किया होता है ऑन इट, विच इज़ यूज टू रीड द टेम्परेचर, जिससे कि हम टेम्परेचर को रीड करते हैं, उस पर इंडिकेट कर देता है। एग्जाम्पल द स्केल इन लेबोरेटरी थर्मामीटर इज मार्क्ड along the length of thermometer tube between 0 mark and 100 degree mark and into 100 equal divisions। तो अगर एग्जाम्पल के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का स्केल को देखें तो उसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर का जितना लेंथ होता है उतने में 0 से लेके 100 तक मार्क किया होता है, 0 डिग्री से 100 डिग्री तक। तो उसमें 100 बराबर डिविजन्स होते हैं, जैसे हमारे स्केल में होता है ना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के स्केल में, ठीक वैसे। सो ईच डिवीज़न इज कॉल्ड डिग्री, और एक एक डिवीज़न को डिग्री कहा जाता है, सब डिविजन्स को, हर एक डिवीज़न को डिग्री कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो उसके यूनिट में बताया जाएगा, मतलब जैसे हम लेंथ डिस्टेंस को कवर करते हैं किसी डिस्टेंस को तो किलोमीटर में बताया जाता है, ठीक वैसे ही इसमें भी है। सो द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है डिग्री सेल्सियस यूनिट, ये कॉमन यूनिट है, इसी को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। बोथ द क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर आर मर्करी थर्मामीटर्स। ये दोनों जो थर्मामीटर होते हैं लेबोरेटरी और क्लिनिकल, ये इन दोनों में मरकरी होते हैं, इसीलिए इनको मरकरी थर्मामीटर्स कहा जाता है। सो व्हेन अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द थर्मामीटर बल्ब, तो थर्मामीटर का बल्ब उसके सामने वाले हिस्से को कहते हैं, एकदम सामने जो होता है छोटा सा टिप जैसा, पेंसिल में जैसा होता है टिप वैसे ही, तो उसको हम बल्ब कहते हैं। तो अगर उस बल्ब में थोड़ा सा भी हीट सप्लाई होगा तो बल्ब consisting of mercury by the hot body whose temperature is to be measured। तो जो बल्ब में मरकरी होगा वो ऊपर उठने लगेगा, देन द मरकरी एक्सपेंड, यानी कि ऊपर उठने लगेगा, एंड गेट राइजेस इन द ग्लास ट्यूब ऑफ थर्मामीटर। मरकरी ऊपर उठने लगेगा और ग्लास ट्यूब में जो मरकरी है वो उठ के ऊपर जाएगा, जितना टेम्परेचर रहेगा वहाँ पर जाके मरकरी रुक जाएगा। दिस फैक्ट इज़ यूज्ड इन मेजरिंग द टेम्परेचर, और रुक जाएगा जहाँ पे भी मरकरी रुकेगा ऊपर जाते हुए वही उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होता है। यही तरीका होता है मेज़र करने का। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि बल्ब दिया हुआ है सामने, फिर यहाँ पे मरकरी 37 डिग्री पे जाके रुका हुआ है, और किंक होता है, एक बेंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। अब क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे हम। इट इज़ द थर्मामीटर विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो कोई भी थर्मामीटर को कहीं पे भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। जो थर्मामीटर ह्यूमन के बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। इन केस ऑफ फीवर, बुखार के टाइम पे, इट इज़ यूज्ड बाय अ डॉक्टर और एट होम टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट। तो जब किसी को बुखार होता है तो डॉक्टर मेज़र करता है थर्मामीटर से, उसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, या फिर घर पे भी मेज़र किया जाता है उसको क्लिनिकल थर्मामीटर ही कहते हैं। दिस थर्मामीटर कंसिस्ट
of a long glass tube having a thin and uniform bore. तो इस थर्मामीटर में क्या होता है कि एक लंबा सा ग्लास का ट्यूब होता है जिसका पतला और यूनिफॉर्म बोर होता है, बोर मतलब कि कवर टाइप का. देयर इज अ ग्लास बल्ब at one end of glass tube which consist of mercury as shown in the figure given below. मतलब कि इसके एक एंड पे, एक छोर पे बल्ब होता है और दूसरी छोर पे मतलब ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता, सामने वाले पे बल्ब होता है बस. यहाँ पे पिक्चर पे सब कुछ दिखाया गया है. फीचर्स ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर के फीचर्स. देयर इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर. मैंने मतलब कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका जो रेंज होगा वो बहुत ही कम होगा. डैट इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. वो होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक, इतना ही इसमें होता है रेंज. द शॉर्ट रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ दैट टेम्परेचर that the fact that the temperature of human body is normally does not go below 35 डिग्री सेल्सियस and above 42 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है और 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है, इसीलिए इसमें इतना ही रेंज दिया हुआ था. जस्ट अबव द बल्ब कंटेनिंग मरकरी, सॉरी रुकिए, मतलब यहाँ पे मरकरी के ऊपर जस्ट किंक होता है. कंटेनिंग किंक हैज़ अ किंक इन इट्स ग्लास ट्यूब विच इज़ टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द मरकरी इनटू द थर्मामीटर बल्ब व्हेन द थर्मामीटर बल्ब इज रिमूव्ड फ्रॉम द माउथ ऑफ अ पेशेंट. मतलब कि ये जो किंक दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है गोल टाइप का, वो इसलिए दिया होता है क्योंकि जब टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है तो मरकरी ऊपर जाता है और जब उस ऑब्जेक्ट से दूर लाया जाता है तो किंक से क्या होता है कि जो मरकरी है वो नीचे जल्दी से नहीं गिरता है, इसीलिए किंक दिया होता है थर्मामीटर में. द किंक प्रिवेंट्स द मरकरी लेवल इन थर्मामीटर ट्यूब फ्रॉम फॉलिंग इट्स ऑन. मतलब ये खुद के ऊपर गिरने के लिए गिरने देता है मरकरी को, जिससे कि जो टेम्परेचर है वो अच्छे से दिखता है. ड्यू टू दिस वी कैन रीड द करेक्ट बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट. इससे क्या होगा कि हम करेक्ट बॉडी का टेम्परेचर देख लेंगे पेशेंट का, इवन आफ्टर रिमूविंग द थर्मामीटर बल्ब फ्रॉम हिज माउथ. उसके माउथ से थर्मामीटर को निकालने के बाद भी हम देख सकेंगे कि कितना टेम्परेचर है. अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है, यानी कि एक ज़रूरी सूचना. आफ्टर नोटिंग द बॉडी टेम्परेचर को नोट कर लेने के बाद द लेवल ऑफ मर्करी कैन बी ब्रोट डाउन बाय गिविंग जर्क टू द थर्मोमीटर ट्यूब. मतलब जो मरकरी का लेवल ऊपर गया है उसको फिर से अपने स्थान पर लाने के लिए हमें उसको झटके देने होंगे, जर्क करना होगा, तब जाके मरकरी का लेवल फिर से नॉर्मल हो जाएगा. एज मरकरी इज़ वेरी टॉक्सिक and is difficult to dispose of, so thermometer must be handled carefully. तो मरकरी टॉक्सिक होता है यानी जहरीला होता है, इसीलिए उसको केयरफुली हैंडल करना होता है, अच्छे से रखना होता है. क्लिनिकल थर्मामीटर शुड नॉट बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट देन अदर देन ह्यूमन बॉडी. मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर का इंसान के शरीर के अलावा किसी और ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है. इट शुड नॉट बी केप्ट इन द सन और नियर अ फ्लेम. मतलब कि इसको आग के पास या फिर सन के लाइट के सामने, मतलब जहाँ पे धूप आता हो उस जगह पे थर्मामीटर को नहीं रखा जाता है. अदरवाइज इट मे ब्रेक. इससे क्या होगा, अगर रखेंगे तो ये टूट सकता है. नाउ अ डेज आजकल डिजिटल थर्मामीटर्स आर यूज्ड विच डू नॉट यूज़ मरकरी. तो आजकल क्या होता है कि डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ हो रहा है जिसमें मरकरी नहीं रहता है और वो सेफ भी है. अब आगे है रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर को कैसे किया जाता है. देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू रीड द थर्मामीटर. रीड द टेम्परेचर ऑन द थर्मामीटर.
यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं टेम्परेचर को रीड करने के लिए थर्मामीटर पे। पहला स्टेप है, फर्स्टली वॉश द थर्मामीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड इफ इन केस द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इज़ नॉट अवेलेबल देन वॉश इट विथ क्लीन वाटर। तो सबसे पहले हमें थर्मामीटर को धोना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, जैसे डेटॉल हो गया या फिर साबुन सोप, उससे धोना है। अगर ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि अगर साबुन नहीं है, डिटॉल नहीं है, तो उस जगह पे क्या करेंगे, बस साफ़ पानी में ही धो लेंगे उसको अच्छे से। और स्टेप 2, दूसरा स्टेप है, जेंटली होल्ड द थर्मामीटर ट्यूब इन योर हैंड एंड गिव इट अ जर्क in such a way that the mercury thread in the thermometer tube falls below the reading of 35 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या करना है कि स्टेप 2 में आपको थर्मोमीटर को लेना है और उसको जर्क करना है और ये देखना है कि जो मरकरी का लेवल है वो 35 से थोड़ा सा नीचे हो जाए, थोड़ा सा। और तीसरा स्टेप, नाउ पुट द बल्ब ऑफ मरकरी अंडर द टोंग ऑफ द पेशेंट फॉर अबाउट 1 मिनट। अब इसको क्या करना है कि जो पेशेंट है उसके माउथ में यानी मुंह में 1 मिनट तक रखना है। देन टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम द पेशेंट्स माउथ। अब उसके पेशेंट जो है उसके मुंह से थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे। और चौथा स्टेप, इन ऑर्डर टू रीड द थर्मामीटर होल्ड द थर्मामीटर हॉरिजॉन्टली, यानी कि जो थर्मामीटर होगा उसको लेटा, मतलब ऐसे लेटे हुए फॉर्म में, हॉरिजॉन्टली फॉर्म में अपने हाथों में पकड़ना है एंड रोटेट इट स्लोली, और उसको धीरे धीरे रोटेट करना है। व्हेन वी सी अ मैग्नीफाइड इमेज इन द मरकरी थ्रेड इन इट्स ट्यूब, जब हम मैग्नीफाइड इमेज देखेंगे मरकरी थ्रेड जो कि ट्यूब में है, देन अ पोजीशन विल कम, एक पोजीशन दिखेगा हमें। नाउ रीड द टेम्परेचर ऑन द थर्मामीटर ट्यूब इन लेवल विद द टॉप ऑफ द मरकरी थ्रेड। अब हमें टेम्परेचर को देख लेना है, क्योंकि जब मरकरी का थ्रेड ऊपर गया है, जहाँ पे रुका हुआ है वही टेम्परेचर है पेशेंट का। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्या किन किन चीज़ों के ध्यान रखना चाहिए, वो लिखा हुआ है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अलावा उसको किसी और ऑब्जेक्ट पे यूज़ नहीं करना चाहिए। देयर आर सम फॉलोइंग प्रिकॉशंस विच आर नॉट बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। और यहाँ पे कुछ जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्लिनिकल थर्मामीटर को पढ़ते समय, वो दी हुई हैं। वॉश द क्लिनिकल थर्मामीटर बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग, प्रिफरेबली विथ अ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो हमें क्लिनिकल थर्मामीटर को धो लेना है यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, यानी सोप या फिर डिटॉल से। बी इंश्योर दैट द मर्करी लेवल बिफोर यूजिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर शुड बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम जब थर्मामीटर का यूज़ करने जा रहे हैं तो जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। द क्लिनिकल थर्मामीटर शुड बी रीड बाय कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। तो हमें आँखों के पास लाना है थर्मामीटर को और उसके बाद उसको देखना है मरकरी के लेवल को। वाइल रीडिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर इट शुड नेवर बी हेल्ड बाय द बल्ब, यानी कि उसको जब क्लिनिकल थर्मामीटर को हम जब पढ़ रहे हैं तो उसके बल्ब को नहीं पकड़ना है। द क्लिनिकल थर्मामीटर शुड बी केयरफुली हैंडल्ड, और क्लिनिकल थर्मामीटर को ध्यान से हैंडल करना है, ध्यान से रखना है। अब आगे है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है? अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इन अ साइंस लेबोरेटरी इज़ कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मामीटर। मतलब जो भी डिवाइस होता है जिससे मेजर टेम्परेचर किया जाता है साइंस लेबोरेटरी में, तो उसको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। दिस थर्मामीटर इज़ मेड ऑफ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब हैविंग अ थिन बोर, यानी कि ये जो थर्मामीटर होता है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है।
The graduation marked on the tube of a laboratory thermometer can measure the temperature from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. This is known as the range of laboratory thermometer. तो इसका जो मार्क होता है इस पे -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर को मेज़र किया जा सकता है, यही इसका रेंज होता है. ऑल्सो डिटरमाइन हाउ मच ए स्मॉल डिवीज़न ऑन दिस थर्मामीटर रीड्स. मतलब इसमें कितना छोटा डिवीज़न है, छोटा छोटा डिवीज़न मतलब एकदम छोटे छोटे लाइन्स होंगे जैसे कि स्केल में होता है टेम्परेचर को रीड करने के लिए. दिस इज ऑल्सो नॉन एज लीस्ट काउंट ऑफ थर्मामीटर. इसको लीस्ट काउंट ऑफ थर्मामीटर भी कहते हैं. इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम थर्मामीटर को पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ पाएँ. These are the special thermometer which automatically record the maximum and minimum temperature of the day. मतलब ये थोड़ा सा स्पेशल थर्मामीटर होता है. इसमें अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब आप दिन भर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर पता कर रहे हैं तो उसमें से जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और जो भी मिनिमम टेम्परेचर होगा उसको ये रिकॉर्ड कर लेगा थर्मामीटर अपने से ऑटोमेटिकली. द मैक्सिमम एस एंड मिनिमम टेम्परेचर of the last day reported in weather reports in TV and newspaper are measured by maximum and minimum thermometers. तो ये जो टेम्परेचर होता है ना वो वातावरण का होता है, वो मेज़र करता है ये. तो इसी के ज़रिए हम जो न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना था और मिनिमम इतना, टीवी में जो देखते हैं न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं वो सारे इसी से ही मेज़र किए जाते हैं. रीडिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर. अब लेबोरेटरी थर्मामीटर को कैसे रीड करना है वो है. देयर आर दी फॉलोइंग स्टेप्स टू रीड दी टेम्परेचर ऑन थर्मामीटर. ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को रीड कर सकते हैं. सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक सम हॉट वाटर इन बीकर. हमें बीकर में गर्म पानी लेना है. नाउ ट्राई टू होल्ड द लेबोरेटरी थर्मामीटर फ्रॉम इट्स ग्लास ट्यूब एंड इमर्ज द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इन हॉट वाटर टेकन इन बेकर. तो अब हमें क्या करना है कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसके ग्लास ट्यूब को ऊपर से पकड़ना है और उसको पानी में सीधा डिप करना है, वर्टिकली मतलब डिप करना है. और वो कहीं पे भी टच नहीं होना चाहिए, बस पानी में डिप रहना चाहिए. किसी भी सरफेस, नीचे वाले सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, साइड में जो सरफेस है उसको भी टच नहीं करना चाहिए. हेयर तीसरा स्टेप है, here we will observe the shining thread of mercury moving up in the thermometer tube. अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जो मरकरी का लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द मरकरी विल स्टॉप राइजिंग एंड स्टैंड एट वन प्लेस. अब कुछ देर बाद क्या होगा कि जो मरकरी है वो ऊपर जाना बंद कर देगा और एक जगह पे रुक जाएगा. नाउ रीड द टेम्परेचर ऑन द थर्मामीटर ट्यूब विच corresponds टू द टॉप ऑफ द मरकरी थ्रेड. यानी कि जो मरकरी थ्रेड है, यानी कि मरकरी का जो लेवल है वो जहाँ तक जाके रुका है वही टेम्परेचर है उसका. अब आप उसको रीड कीजिए, पढ़िए ध्यान से कि कितना वहाँ पे लिखा हुआ है. दिस विल गिव अस द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर टेकन इन बीकर. और इससे हमें जो टेम्परेचर है, जो हमने गर्म पानी लिया था बीकर में, उसका टेम्परेचर हमें पता चल जाएगा. अब है आगे एक ज़रूरी सूचना, नोट. To measure the human body temperature, a laboratory thermometer cannot be used because as soon as we take out the bulb of laboratory thermometer from the mouth of a patient, the mercury level will start falling quickly. तो ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसको हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना जैसे ही निकालेंगे
मरकरी बोल रहा हूँ, थर्मामीटर को पेशेंट के मुंह से, तो बहुत ही जल्दी से जो मरकरी का लेवल है वो फटाक से नीचे आ जाएगा, फॉल करेगा नीचे की तरफ, और फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि उसमें किंक नहीं होता है। और जो उसका बल्ब होगा वो एयर के टेम्परेचर को मेज़र करने लगेगा। सो दिस विल प्रोवाइड अ रॉन्ग वैल्यू ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो इसीलिए मना किया गया है, क्योंकि इससे क्या होगा कि गलत टेम्परेचर हमको बॉडी का पता चलेगा लेबोरेटरी थर्मामीटर से। अब आगे है कि किन किन चीज़ों के ध्यान रखना है लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करते समय। While measuring the temperature, the laboratory thermometer should be held vertically. Vertically उसको हाथ में लेना है, मतलब सीधा एकदम। The thermometer bulb should be surrounded from all sides of the substance whose temperature is to be measured. तो जो थर्मामीटर का बल्ब है, उसको चारों तरफ से उस ऑब्जेक्ट से घिरा हुआ होना चाहिए जिसका उसको टेम्परेचर मेज़र करना है। दी थर्मामीटर रीडिंग शुड बी टेकन वाइल इट्स बल्ब इज स्टिल इन टच। तो जो उसका टेम्परेचर जिस ऑब्जेक्ट का आप निकाल रहे हैं, तो निकालते समय जैसे आपने उसको डिप किया और तुरंत मरकरी जाकर रुक गया, तो आपको फटाक से लिख लेना है उसका टेम्परेचर किसी जगह पे, स्टिल इन टच विथ सब्सटेंस whose temperature is being measured and by keeping the mercury level along the line of sight। सेम ही बात है कि आपको लिख लेना है फटाक से, नहीं तो जो आपका मरकरी थर्मामीटर है वो कहीं पे भी टच कर रहा है, तो मतलब आपने पानी में डिप किया, तो अगर जिस बर्तन में, जिस बीकर में आपने पानी को रखा है, अगर उस बीकर में वो टच हो गया उसका बल्ब लेबोरेटरी थर्मामीटर का, तो उस बीकर का टेम्परेचर बताने लगेगा। ये होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर में, तो इसका भी ध्यान रखना है। द थर्मामीटर शुड नॉट बी हेल्ड बाय द बल्ब, और जो थर्मामीटर है उसको उसके बल्ब्स के नहीं पकड़ना है। द थर्मामीटर शुड बी केयरफुली हैंडल्ड, इसको ध्यान से हैंडल करना है। इसको भी सेम ही है, क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह ध्यान से हैंडल करना है, क्योंकि इसमें भी मरकरी है ना, वो भी टॉक्सिक होता है। We should not down the temperature reading by keeping the thermometer bulb immersed in hot water, because if the thermometer bulb is taken out of hot water, then its mercury thread will start falling, and this will give wrong reading for temperature of hot water। तो हमें क्या करना है कि हमने जैसे पानी में डिप किया, तुरंत हमें नोट डाउन कर लेना है टेम्परेचर को, क्योंकि अगर हम थर्मामीटर के बल्ब को बाहर निकाल रहे गर्म पानी से, तो वो तुरंत नीचे गिरने लगेगा उसमें जो मरकरी है, और इससे हमें गलत रीडिंग टेम्परेचर का गलत मिलेगा, गलत टेम्परेचर हमें पता चलेगा गर्म पानी का। अब आगे है डिजिटल थर्मामीटर। देयर आर सम ऑफ द कॉमन थर्मामीटर्स लाइक मरकरी थर्मामीटर which use liquid metal called mercury for their working। तो थर्मामीटर्स, कुछ ऐसे भी थर्मामीटर होते हैं जिसमें मरकरी होता है, नॉर्मल थर्मामीटर की तरह लिक्विड में। मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। मरकरी जो होता है टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है, एंड दस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ सेफली। मतलब लगभग जितने थर्मामीटर्स होते हैं डिजिटल को छोड़ के, उसमें जो मरकरी होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में, और ये इसको सेफली हैंडल करना पड़ता है क्योंकि मरकरी टॉक्सिक होता है। इफ़ अ थर्मामीटर ब्रेक्स, अगर थर्मामीटर टूट जाता है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर। तो बहुत सारे डर या फिर बहुत ही दुर्घटना होने के चांसेस हो जाते हैं जब मरकरी थर्मामीटर जब टूटता है और मरकरी उससे बाहर आता है। तो ऑल्सो ड्यूरिंग दिस डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी। और आजकल क्या हो गया है कि ऐसे थर्मामीटर्स आ गए हैं जिसमें मरकरी यूज़ नहीं होते हैं, तो
तो ये सेफ होते हैं और इन्हें डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। अब है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यहाँ पे मीडियम्स बताए जाएंगे आपको। तो ये आपकी बुक में भी है। मीडियम्स 3 तरीके के हैं। पहला है कंडक्शन, दूसरा रेडिएशन, तीसरा कन्वेक्शन। अब चलिए उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफ़र होना मतलब मूव करना। हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट, और हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू अनदर ऑब्जेक्ट विच इज़ एट अ लोअर टेम्परेचर। यानी कि मतलब किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट से हीट फ्लो करता है ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ, जो और हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर, मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है तो उस ऑब्जेक्ट से टेम्परेचर जाने की कोशिश करेगा जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ठंडा है उसकी तरफ, नॉन एज ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और इसी फ्लो को हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ यू डिप अ स्टील स्पून इनटू अ कप ऑफ हॉट टी, अगर हम एक चम्मच को डिप करते हैं, स्टील के चम्मच को गरम चाय में, गरम एक कप चाय में, देन वी विल फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ स्पून राइजेस एंड बिकम्स हॉट। तो हमें क्या मतलब हमें क्या मिलेगा, हम ये पाएंगे कि जो टेम्परेचर है स्पून का, चम्मच का, वो बढ़ रहा है और जो चम्मच है वो गर्म हो रहा है। इन दिस केस, इस केस में सम ऑफ द हीट कंटेंट इन हॉट टी, कुछ हीट जो कि गर्म चाय में है, हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू दी स्पून। इन दिस केस some of the heat contained in hot tea has been transferred to spoon which is placed inside it। तो इस केस में क्या होगा कि कुछ हीट यानी कि कुछ गर्मी जो कि गर्म चाय में थी वो ट्रांसफ़र हो चुका है स्पून में, चम्मच में थोड़ा सा हीट ट्रांसफ़र हो चुका है जो कि चाय में था। when the two objects attain the same temperature, जब दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम होता है, देन द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप्स, जब दोनों का बराबर हो जाता है हीट का दोनों का टेम्परेचर जब बराबर हो जाता है तो हीट का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। दिस मीन्स डैट नो हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज सेम। तो इससे ये पता चलता है कि नो हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सेम। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम होता है तो एक दूसरे से हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। There are three ways through which heat can be transferred from a hot object to a cold object। यहाँ पे 3 तरीके हैं जिससे हीट ट्रांसफ़र होता है एक गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ। तो बाई कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा। इन सॉलिड हीट इज ट्रांसफर्ड बाई कंडक्शन, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन के द्वारा। बाई कन्वेक्शन, यानी कि कन्वेक्शन होता है लिक्विड्स में एंड गैसेस में, गैस जो होते हैं उसमें हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। लिक्विड और गैस में हीट जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है कन्वेक्शन के प्रोसेस के द्वारा। बाय रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होता है, इन फ्री स्पेस और वॉक्यूम हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन। तो रेडिएशन का एग्जांपल है कि सन से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट जो हमारे पास पहुंच रहा है वो हो गया रेडिएशन। अब आगे, अब है कंडक्शन का प्रोसेस के बारे में बताया गया है। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ अ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट और फ्रॉम अ मटेरियल टू अ कोल्ड मटेरियल, फ्रॉम अ हॉट मटेरियल टू अ कोल्ड मटेरियल इन कॉन्टेक्ट विथ इट। तो कंडक्शन में क्या होता है कि किसी मटेरियल का जो हॉटर पार्ट है वो अगर गर्म है तो उसके कोल्डर पार्ट की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगा, और या फिर मतलब किसी ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है और कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है तो वहाँ से भी हीट ट्रांसफ़र होगा कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरह, अगर वो ऑब्जेक्ट दोनों कांटेक्ट में है तो। विदाउट द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल एज होल, दोनों का मूवमेंट मतलब होल यानी कि दोनों का मूवमेंट है वो पूरा तरह से नहीं होगा, इज नॉन एज कंडक्शन, और इसी को कंडक्शन भी कहते हैं।
इन ऑल सॉलिड्स, सारे सॉलिड्स में जो हीट का प्रोसेस होता है, सॉरी हीट का ट्रांसफ़र होता है, वो कंडक्शन के ही प्रोसेस के द्वारा होता है। और है अब यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में है, जिसको हमने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है। मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं दो ऑब्जेक्ट्स में, बाय दो सॉलिड ऑब्जेक्ट में, उसको हम सॉरी फॉर डिफिनीशन, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं जिसमें हीट का प्रोसेस ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस है वो हो रहा है, और जिसमें से एक ऑब्जेक्ट कंडक्टर है। तो ये कैसे पता करेंगे कि वो कंडक्टर है? अगर वो मटेरियल हीट को अलाउ कर रहा है अपने में पास होने में, मतलब अपने अंदर पास होने में, उसको हम कंडक्टर कहेंगे। दी मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो ऐसे मेटल्स होते हैं, जैसे कि मेटल्स में आते हैं आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम। ये सारे अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इसमें अच्छे से हीट फ्लो हो पाता है। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम इजीली। तो बैड कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें हीट अच्छे से नहीं हो पाता है फ्लो, और वो अलाउ भी नहीं करते हैं हीट को पास करने करने के लिए। दीज मटेरियल्स आर नॉन एज इंसुलेटर्स, और इन मटेरियल्स को इंसुलेटर कहते हैं। इसका डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ। दी ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो जो ऑब्जेक्ट खुद के अंदर हीट को पास नहीं होने देते हैं उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया है वुड, प्लास्टिक, ग्लास, ये सारे इंसुलेटर्स हैं। यूजेस ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पे यूजेस बताया गया है, क्या क्या यूज़ है, मतलब कब कब हम यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठंडी के समय में, वी जनरली वियर वुलन क्लॉथ्स, हम वुल के क्लॉथ्स पहनते हैं, ऊन के, ऊनी कपड़े जो बोल सकते हैं हिंदी में, वो पहनते हैं हम। इफ़ वी कंपेयर देम विथ कॉटन क्लोथ्स, अगर हम उसको कॉटन के क्लॉथ से कंपेयर करते हैं, देन वी फाइंड दैट दी वूल फाइबर हैव मच मोर स्पेस बिटवीन देम। मतलब हम ये देखेंगे कि जो वूल के फाइबर्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो ज़्यादा है अगर हम उसको कंपेयर करेंगे कॉटन के क्लॉथ से। तो दिस गेट फील्ड विथ एयर विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्पेस है, ज़्यादा स्पेस रहने के कारण इसमें ज़्यादा ही एयर ऑब्जॉर्व हो पाता है, और एयर जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का। हैंस बीइंग एन इंसुलेटर, जो एयर होता है इंसुलेटर होने के कारण, बोथ वूल एंड एयर टुगेदर प्रिवेंट द हीट फ्रॉम आवर बॉडीज फ्रॉम एस्केपिंग आउट। तो वूल और एयर दोनों मिल के हीट को, जो हमारे अंदर से निकल रहा है, बॉडी के अंदर से जो हीट इमिट हो रहा है उसको बाहर जाने से रोक देते हैं, जिससे कि वो हीट ट्रैप हो जाता है और हमें गर्म फील होता है। अब है ऑल्सो जूट एंड सॉडस्ट आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो जूट होता है, जूट फाइबर, और सॉडस्ट वो भी बैड कंडक्टर होते हैं। वी कवर द आइस फ्रॉम विथ अ जूट क्लॉथ ऑफ सॉडस्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गैनिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ मेल्टिंग। तो हम क्या करते हैं, हम किसी बर्फ़ को जूट के कपड़े से, जो कि सॉडस्ट का है, उससे कवर कर देते हैं गैनिंग से बचाने के लिए, गैनिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड मेल्टिंग, मतलब जो बर्फ़ है उसको पिघलने से बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब आगे है the double walls of refrigerators having a space inside which is filled with an insulating material prevent the heat of the surrounding from reaching the inside of refrigerator। तो दो वॉल्स होते हैं, दो दीवार होते हैं रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में, जिसमें कि अच्छे से स्पेस होता है, जिसमें अच्छे से हवा पास हो जाता है और हीट को अंदर जाने से हवा रोक देता है, और ऐसे फ्रिज जो होता है वो अंदर से हमेशा ठंडा रहता है। दी टू थिनर ब्लैंकेट्स वन ऑन टॉप ऑफ अदर ड्यूरिंग द विंटर सीजन आर वेरी
much effective because the air layer trapped between the thinner blankets creates insulation and प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड। तो ठंडी के समय में जो दो ब्लैंकेट्स हम ओढ़ते हैं, दो चादर ओढ़ते हैं एक के ऊपर एक ठंडी के टाइम पे, तो उससे क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका होता है। बिकॉज क्योंकि द एयर लेयर, जो हवा का जो लेयर है वो अच्छे से ट्रैप हो जाता है उन दोनों के बीच में, और जिससे कि इंसुलेशन का प्रोसेस होता है और हमें ठंडी से राहत मिलती है। समटाइम्स देयर आर टू थिंग्स विच आर एट द सेम टेम्परेचर। कभी कभी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सेम टेम्परेचर पे होते हैं। इट सीम्स लाइक दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ऐसा लगता है कि वो अलग अलग टेम्परेचर पे हैं। वन बीइंग कोल्ड एंड द अदर बीइंग वार्म। ऐसा लगता है कि एक ठंडा एक गर्म। This happens because something are good conductor of heat while others are poor conductor of heat। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक उसमें से गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब है आगे एग्जाम्पल के लिए, ड्यूरिंग द विंटर सीजन यानी कि ठंडी के समय में मेटल ऑब्जेक्ट kept in a room feels very cold to touch but a wooden object in the same room feels warmer to touch। तो घर में अगर हम लोहे का कोई मेटल का ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो ठंडी के टाइम पे ज़्यादा ठंडा लगता है वुडन के ऑब्जेक्ट से कंपेयर करने पे। मेटल ऑब्जेक्ट इज़ अ गुड कंडक्टर। जो मेटल ऑब्जेक्ट है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए उसमें ऐसा होता है। सो व्हेन वी टच द मेटल ऑब्जेक्ट इट कंडक्ट्स अवे हीट फ्रॉम आवर हैंड क्विकली। तो अगर हम किसी मेटल के ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो वो कंडक्टर होता है, तो छूने से जो हमारे अंदर हीट है वो हमारी उंगलियों से या फिर जिस भी चीज़ से हम अपने बॉडी के चीज़ से टच कर रहे हैं वो हीट उसके अंदर क्विकली यानी तेज़ी से जाने लगता है। एंड बाई लूजिंग हीट आवर हैंड फील्स कोल्ड। और अपने हाथ से जब हीट निकल जाता है तो ठंडा महसूस होता है हमें। ऑन दी अदर साइड, दूसरी ओर, दी वुडन ऑब्जेक्ट बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो वुडन ऑब्जेक्ट है, जो लकड़ी का ऑब्जेक्ट है वो पुअर कंडक्टर है, इंसुलेटर है हीट का। डज नॉट अलाउ द हीट ऑफ आवर हैंड टू एस्केप। मतलब अब हमारे हाथ से हीट को पास नहीं होने देता है, अपने अंदर नहीं लेता है। टू एस्केप एंड हैंड्स फील्स वार्मर टू टच। और इसीलिए उसको टच करने पे गर्म फील होता है। दी वाटर और मॉइस्ट लिक्विड्स ऑफ एयर और गैसेस आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो कुछ मॉइस्ट यानी मोस्ट लिक्विड सॉरी ज़्यादातर लिक्विड्स जो होते हैं और गैस जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, मतलब इंसुलेटर्स होते हैं हीट के। अब है आगे कन्वेक्शन का प्रोसेस। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ फ्लूइड लिक्विड और गैस टू इट्स कोल्डर पार्ट्स बाय मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस इटसेल्फ इज नॉन एज कन्वेक्शन। तो हीट का ऐसा मूड, ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ऐसा मूड, मतलब हीट ट्रांसफ़र होने का ऐसा तरीका जिसमें कि जो भी चीज़ है लिक्विड में, लिक्विड स्टेट में या फिर गैस स्टेट में, उसका हॉटर पार्ट मूव कर रहा है कोल्डर पार्ट की तरफ और कोल्डर पार्ट मूव कर रहा है गर्म पार्ट की तरफ, और ऐसे ही घूमते रहता है। और सारे जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स, वो सारे गर्म हो जाते हैं और ऐसे ही ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है गैस में या फिर लिक्विड के ऑब्जेक्ट में कन्वेक्शन की प्रोसेस से। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड एंड गैसेस। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है कन्वेक्शन के प्रोसेस से वो बस लिक्विड और गैस में ही होता है। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैसेस कैन मूव अबाउट फ्रीली। क्योंकि जो लिक्विड हैं और गैसेस हैं उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से मूव कर पाते हैं, इसीलिए इसमें ऐसा होता है। तो इसके एक और आसान सा डिफिनीशन है कन्वेक्शन का, जिसमें हो सकता है कि कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स आर मूव। मतलब एक और डिफिनीशन है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑब्जेक्ट्स टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब आगे है, सो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन नॉट take place in solids because the particles in the solids are fixed at a place and cannot move freely।
जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो सॉलिड्स में इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं आसानी से। It is also not occurred in empty space or vacuum because there are no particles of any kind in empty space which can be move and transfer heat। मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खोखले टाइप के होते हैं, वॉक्यूम होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, तो उसमें भी ये प्रोसेस नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स ही नहीं है मूव करने के लिए। अब है कन्वेक्शन इन वाटर। वाटर में कन्वेक्शन कैसे होता है? वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो वाटर होता है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है। सो ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन के कारण इट कैन नॉट ट्रांसफर हीट बाई कंडक्शन। कंडक्शन से उसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। बट इफ ट्रांसफर हीट इट बट इट ट्रांसफ़र हीट बाय प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। लेकिन इसमें जो हीट है वो ट्रांसफ़र होता है कन्वेक्शन की प्रोसेस से। अब एयर में कैसे कन्वेक्शन होता है? एयर भी पुअर कंडक्टर है हीट का। एयर ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम इट्स हॉटर पार्टर टू कोल्डर पार्ट्स बाय प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। इसमें हॉटर पार्ट्स जो होते हैं वो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं कोल्डर पार्ट्स की तरफ, और ऐसे ही इसमें कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में है। द ब्लोइंग ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इन कोस्टल एरिया, यानी कि जो समुद्री एरिया हैं, समुद्र से घिरे हुए जो एरियाज़ हैं उसमें सी ब्रीज बहते रहते हैं और लैंड ब्रीज बहते रहते हैं। इज़ जनरली ऑकर ड्यू टू दी कन्वेक्शन ऑफ हीट इन एयर। और ये जो होता है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का जो बहना होता है, ब्लोइंग होता है, वो कन्वेक्शन से होता है। अब आगे उसको पूरे अच्छे से बताइए क्यों होता है। इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द डे टाइम, मतलब दिन के समय में कोस्टल एरियाज में द ब्रीज जनरली फ्लोज फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम ब्लोज फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी। तो दिन के समय में क्या होता है कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो उसके जो पानी है, उसका जो पानी है कोस्टल एरिया का, समुद्र का पानी, वो गर्म हो जाता है और उधर से हवा आती है लैंड की तरफ। और रात के समय में क्या होता है कि ये पूरा उल्टा हो जाता है। ब्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द सी, ज़मीन से सी की तरफ पानी जाता है रात के समय में। सी एंड लैंड ब्रिज आर एक्चुअली कन्वेक्शन ऑफ हीट। तो ये जो प्रोसेस होता है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का, वो कन्वेक्शन से होता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, द लैंड हीट्स अप मोर देन वाटर। जो ज़मीन होता है वो गर्म हो जाता है पानी से जल्दी। और ड्यू टू दिस, इसी के वजह से जो एयर है लैंड के ऊपर का वो गर्म हो जाता है, क्योंकि लैंड भी गर्म है, इसीलिए गर्म होके वो हवा है वो लाइटर हो जाता है, हल्का हो जाता है और ऊपर उठने लगता है। और जो गर्म चीज़ है वो ठंडा की तरफ मूव करेगी ही, इसीलिए वो मूव करती है। और जो सी ब्रिज से सी के पास जो एयर है वो ठंडा होने के कारण वो मूव करता है गर्म होने के लिए लैंड की तरफ। और ऐसे ही लैंड ब्रिज दिन के समय में होता है और इसका पूरा अपोजिट हो जाता है रात के समय में। रात के समय में क्या होता है कि जो ज़मीन है वो पानी से जल्दी ठंडा हो जाता है और इसीलिए लैंड की तरफ सी की तरफ से गर्म ब्रिज आती है। किधर? तो सी की तरफ से जो गर्म हवा आता है लैंड की तरफ, और फिर लैंड के से हवा जाता है उधर गर्म होने के लिए सी की तरफ। ऐसे ही ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होता है। तो सी ब्रिज, दी कोल्ड ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम सी इज नॉन एज सी ब्रीज, एंड द कोल्ड ब्रीज मतलब एयर ब्लो फ्रॉम लैंड इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो ये पूरा बताया गया है। अब आगे है रेडिएशन का प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस और आखिरी प्रोसेस रेडिएशन का। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू विच हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बाय मीन्स ऑफ हीट रेज विदाउट एनी मटेरियल मीडियम बिटवीन देम इज नॉन एज रेडिएशन। मतलब ऐसा मोड ट्रांसफर ऑफ हीट का, हीट को ट्रांसफ़र करने का ऐसा मोड जिसमें ऑब्जेक्ट्स का यूज़ नहीं होता है, किसी मटेरियल का यूज़ नहीं होता है, किसी मीडियम का यूज़ नहीं होता है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। और इसमें हॉट बॉडी से जो कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जाता है
वो हीट रेज की फॉर्म में जाता है किरणों के माध्यम से। एग्जाम्पल के लिए जो सूर्य से हमें हीट मिल रहा है वो भी रेडिएशन के प्रोसेस से ही मिल रहा है। द सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, जो सन है वो अर्थ से बहुत दूर है। एंड देयर इज मेनली एन एम्प्टी स्पेस वैक्यूम बिटवीन the sun and the earth. Even then the heat from sun reaches the earth. तो जो अर्थ होता है और जो सन होता है उसके बीच में स्पेस होता है, वैक्यूम होता है, तो वहाँ से हीट कैसे आएगा वो यहाँ पे बताया गया। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सन बीइंग एक्सट्रीमली हॉट इमिट्स इनविजिबल हीट रेडिएशन और इनफ्रेड रेज इन ऑल डायरेक्शन। तो जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा हीट निकालता है अंदर से, और जो हीट है उसका वो चारों तरफ ऑल डायरेक्शंस में मूव करता है, और इसीलिए जो रेडिएशन का प्रोसेस होता है उसी के ज़रिए हमारे पास हीट आता है सन रेज के फॉर्म में। दीज रेडिएशंस ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम बिटवीन द सन एंड अर्थ एट वेरी हाई स्पीड एंड अल्टीमेटली, तो सूर्य और अर्थ के बीच में जो दूरी है वो दिस रेडिएशंस यानी कि जो गर्मी है रेडिएशन के फॉर्म में वो बहुत ही स्पीड में आता है अर्थ की ओर, और ऐसे ही हीट ट्रांसफर होता है अर्थ और सन के बीच में। देयरफॉर वी कैन से दैट द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ट्रांसफ़र करना है हीट रेडिएशन के प्रोसेस से तो उसमें कोई भी मीडियम नहीं लगेगा। अब है इन आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़, हम अपने रोज रोज़ की जीवन में देखते हैं डेली लाइफ एक्टिविटीज़। वी हैव मेनी सिचुएशंस वेयर हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन थ्रू एयर। तो हम अपने रोज रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हम ऐसा पाते हैं, हम ऐसे सिचुएशंस को पाते हैं जिसमें हीट ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन के द्वारा। एग्जाम्पल के लिए रेडिएशन थ्रू एयर, एग्जाम्पल के लिए है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर होगा आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू दी सराउंडिंग और रिसीव दी हीट फ्रॉम सराउंडिंग बाई रेडिएशन। तो उस टाइम क्या होगा कि हमारे शरीर से भी हीट निकलेगा और जो सराउंडिंग यानी कि जो अपने हमारे शरीर के आसपास जो भी वातावरण में हीट या फिर कोल्डनेस होगा वो हमारे शरीर के पास आएगा। इफ़ अ हॉट यूटेंसिल filled with hot milk is kept away from the flame then it cools down but transferring its heat to the surrounding by radiation। तो किसी बर्तन को दूध से भर दिया गया है और उसको फ्लेम से दूर कर दिया गया है, फ्लेम जो होता है यानी कि आग से दूर कर दिया गया है तो वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन और जो ये ठंडा होने का प्रोसेस होगा वो रेडिएशन से होगा, और जो हीट निकलेगा यूटेंसिल यानी कि बर्तन से वो रेडिएशन से पूरे सराउंडिंग में पूरे वातावरण में फैल जाएगा। इफ़ यू स्टैंड नेक्स्ट टू अ बर्निंग फायर, हम किसी आग के पास खड़े हो रहे हैं, देन वी विल फील दी हीट ऑफ फायर फॉलिंग ऑन आवर फेस। तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे मुंह पे कोई गर्म सी चीज़ आ रही है, ऐसा रेडिएशन के कारण ही होता है। द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फायर टू आवर फेस बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है आग से हमारे फेस की तरफ वो रेडिएशन से हो रहा है। अब आगे क्लोथ्स, ये आपका लास्ट टॉपिक है क्लोथ्स में क्या होता है। ड्यूरिंग हॉट समर डेज, गर्मियों के समय में पीपल प्रेफर टू वियर वाइट क्लोथ्स और लाइट कलर्ड क्लोथ्स बिकॉज लाइट कलर्ड क्लोथ्स ऑब्जॉर्ब लेस हीट फ्रॉम द सन एंड हैंस keep us cool and comfortable in hot weather, while the cold winter days people prefer to wear dark clothes because the dark color clothes absorb more heat rays from the sun and keep us warm in the winter season। तो गर्मी के टाइम पे लोग प्रेफर करते हैं उजले यानी लाइट कलर जिसमें कलर डार्क ना हो वैसे क्लोथ्स और हल्के क्लोथ्स
तो इसमें क्या होता है कि जो सन से हीट आ रहा है वो डार्क कलर होने के कारण, अगर क्लोथ्स डार्क कलर के होंगे तो उस पर ज़्यादा हीट आएगा और गर्मियों के टाइम पे और गर्मी होगी। लेकिन इसका उल्टा लोग पहनते हैं उसका उल्टा होता है, ठंडियों में लोग पहनते हैं ठंडियों में डार्क कलर के क्लोथ्स और मोटे मोटे क्लोथ्स। तो उससे क्या होता है कि जो हीट निकल रहा है सन से वो हमारे क्लोथ्स पे डार्क कलर के होने के कारण क्लोथ्स पे ज़्यादा हीट आएगा और हमें गर्म फील होगा। Thus, we can say that dark color objects absorb heat better and also emit heat better than light colored objects. इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीट को ऑब्जॉर्ब करते हैं और जो लाइट कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीट को इमिट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। लेट अस ट्राई टू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन एक्टिविटी। अब दिए हुए एक्टिविटी के हिसाब से हमें इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। इन दी विंटर्स वी यूज़ वुलन क्लॉथ्स, ठंडी के टाइम पे हम वुलन क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऊन जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। मोरोवर दिस इज देयर इज़ एयर ट्रैप्ड बिटवीन दी वूल फाइबर्स। ज़्यादातर क्या होता है कि जो हवा होता है वो ट्रैप हो जाता है वूल फाइबर्स के बीच में। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग्स। तो ये हवा हमारे अंदर से जो हीट निकलता है उसको बाहर नहीं जाने देता है सराउंडिंग में, सो वी फील वार्म, इसीलिए हमें गर्म फील होता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना और सॉरी उसके लिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।